नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SGS मिलकपुर में। बच्चों, आज हम NCERT क्लास 7th में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, पर्यावरण। और इस चैप्टर में बच्चों हम पर्यावरण के बारे में समझेंगे, पर्यावरण के घटक क्या हैं उनके बारे में देखेंगे, और पर्यावरण का जो है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, जो मानव के जीवन में कितनी आवश्यकता है या फिर कितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम पर्यावरण को समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं वो सभी क्या हैं, पर्यावरण का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे अगर हम पर्यावरण को समझने की कोशिश करते हैं तो पर्यावरण को हम समझते हैं, पर्यावरण को हम इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट, जो कि एक फ्रेंच शब्द है, और ये इस इन्वायरमेंट से ही इन्वायरनेर निकला है, जिसको हम कहते हैं पड़ोसी। क्या कहते हैं? पड़ोसी। अब हमें पता चल गया कि इन्वायरमेंट से ही पर्यावरण निकला है, और जो इन्वायरमेंट है उससे शब्द निकला है इन्वायरनेर, और जिसका अर्थ होता है पड़ोसी, और इसी इन्वायरमेंट को हम पर्यावरण कहते हैं। तो यहाँ पे हम पर्यावरण की डेफिनेशन समझते हैं कि एक जीवित मानव के चारों तरफ जितनी भी सजीव या निर्जीव वस्तुएं हैं वो सभी क्या हैं, पर्यावरण का ही हिस्सा कहलाती हैं। तो बच्चों, जैसे कि अब हम देखते हैं कि हमारे क्लासरूम की बात आती है तो हम क्लासरूम में देखते हैं कि चेयर होती हैं, बेंचेज होते हैं, फैन, विंडो, डोर, या फिर अगर हम बाहर ग्राउंड में देखते हैं पेड़ पौधे होते हैं। कोई भी मान लो, जैसे कोई भी सजीव या निर्जीव जो भी चीज़ें होती हैं वो जो हमारे चारों तरफ हैं वो सभी पर्यावरण का ही हिस्सा कहलाती है। फिर अब हम यहाँ पे देखते हैं जो पर्यावरण होते हैं उसके कितने घटक होते हैं। तो यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की कि पर्यावरण के 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, ये सभी जो है पर्यावरण के घटक रहेंगे। अब इनको हम 1 बाय 1 करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कौन कौन से होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में हम देखते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल होते हैं। तो स्थलमंडल किसे कहते हैं? कि इस भूभाग में पूरी पृथ्वी का जो भूभाग होता है, जो एक संकीर्ण भूभाग है, जैसे कि वहाँ पे विभिन्न प्रकार की उसकी जो स्थलाकृति होती है वो अलग अलग होती है। कहीं पे पहाड़, पर्वत, या फिर आप देखेंगे मरुस्थल या फिर मैदानी क्षेत्र होता है। ये सारा जो स्थलीय आकार जो होता है वो क्या कहलाता है? स्थलमंडल कहलाता है। फिर सेकंड पॉइंट आता है यहाँ पे जलमंडल। जलमंडल क्या होता है? इस पृथ्वी पे जितनी भी जल राशियां हैं या फिर इस जल का एक बहुत बड़ा भाग ही सब क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है, जिसमें हम जो हैं समुद्र, झीलें, नदियां, सागर, महासागर, ये सब चीजें देखते हैं। पर एक चीज और है, यहाँ पे हमने स्थलमंडल में देखा कि स्थलमंडल में पर्वत, पहाड़ या फिर फॉरेस्ट, जंगल होते हैं। उसी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो आप जलमंडल में भी देखते हैं। कैसे देखते हैं? कि जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, अगर आप उनके तल पे देखेंगे, समुद्रों के तल पे आप फॉरेस्ट देखेंगे या फिर बड़े बड़े पहाड़, पर्वत जो है, चट्टानें वहाँ पे देख पाएंगे। फिर बात आती है वायुमंडल की। वायुमंडल हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु की जो परतें हैं वो सभी क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। ये जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं जो सूर्य से आने वाली संकीर्ण किरणों को हमें बचाती है या फिर हमें सुरक्षा प्रदान करती है, ये वायुमंडल ही कहलाता है। और इस वायुमंडल में जो है विभिन्न प्रकार की गैसें और धूलकण होते हैं। फिर बात आती है जैवमंडल की। जैवमंडल में क्या रहेगा? जैवमंडल में वे सभी पादप, मतलब विभिन्न प्रकार के सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु जैवमंडल में आते हैं।
और यहाँ पे हम समझते हैं कि सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो जीव जंतु होते हैं वे जैव मंडल का ही हिस्सा होते हैं। फिर अब हम समझते हैं कि मानव निर्मित पर्यावरण कैसे होगा, कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति, एक इंसान जो होता है वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाता है। जैसे कि यहाँ पे हम बताते हैं कि सड़कें, इंसान ने जो है वो सड़कें बनाई है, वो जो एक डिस्टेंस को कम समय में पूरा करने के लिए जो है इंसान ने सड़कों का निर्माण किया है, और फिर पुल का निर्माण किया है, या फिर पार्क गार्डन वगैरह जो बनाए हैं, और रहने के लिए इमारतें बनाई हैं। वे सभी जो हैं इंसान ने अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये इन सारी चीज़ों का निर्माण किया गया है। ये सारी चीज़ें हैं पर्यावरण की चीज़ें हैं, पर मानव द्वारा निर्मित की गई है। जो भी मानव निर्मित पर्यावरण होता है वो प्राकृतिक पर्यावरण को व्यक्ति स्वयं के द्वारा जो है उनका उपयोग करता है, उनका प्रयोग करता है, तो उसको हम प्राकृतिक मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। फिर बात आती है यहाँ पे खुद मानव जो है, स्वयं मानव, वो भी पर्यावरण का ही एक हिस्सा है। कैसे कि जैसे कोई एक व्यक्ति है वो कहाँ रह रहा है, मान लो जैसे मैं हूँ, मेरे पड़ोस में और भी व्यक्ति हैं। हमने डेफिनेशन में क्या समझा था कि एक जीवित इंसान के पास, एक जीवित इंसान के पास चारों तरफ, एक जीवित इंसान के चारों तरफ, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, कोई भी वस्तु हो, वो सभी क्या कहलाता है, हमारे आसपास का पर्यावरण ही कहलाता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति भी पर्यावरण का हिस्सा है, उस व्यक्ति का परिवार या फिर कोई समुदाय है वो भी पर्यावरण का ही हिस्सा है, और समुदाय के साथ साथ कोई भी धर्म हो वो भी उसी का हिस्सा कहलाएगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि शैक्षणिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो या फिर राजनीतिक स्थिति हो, वो सभी क्या है, पर्यावरण का ही हिस्सा कहलाते हैं। फिर बात आती है कि यहाँ पे कि इस पर्यावरण में यहाँ पे दो डेफिनेशन निकल के आती है। कुछ लोगों का मानना होता है कि इंसान जो है वो पर्यावरण के अकॉर्डिंग चलता है, प्रकृति के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे कि प्रकृति में बाढ़, भूकंप वगैरह आते हैं तो इंसान जो है उससे प्रभावित होता है, और उससे प्रभावित होकर जो है अपने जीवन में जो उसका जनजीवन जो होता है उसकी उसके क्रियाकलाप होते हैं उसमें परिवर्तन कर लेता है। और फिर कुछ लोगों का सिद्धांत ये है, कुछ लोगों का ये मानना है कि व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस पर्यावरण में निरंतर बदलाव करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे कि व्यक्ति जो है पहले आदिकाल में जीता था। आदिकाल में जिस समय व्यक्ति जो है आदिकाल में था, जंगलों में जीवन व्यतीत करता था, तो वहां पे आग की खोज की गई थी, पहिए की खोज की गई थी, पहिए का आविष्कार किया गया था। जब तक उनका आग की खोज हुई या फिर पहिए का आविष्कार हुआ तब तक वो पर्यावरण का हिस्सा नहीं थे। हाँ, जब उनका सदुपयोग किया गया, उनका उपयोग किया गया, जैसे कि जो है हमने आग का उपयोग किया खाना बनाने के लिए, आग का उपयोग किया बिजली उत्पन्न करने के लिए, उसी प्रकार से पहिए का उपयोग किया हमने यातायात के साधन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि जिस समय इंसान जो है आदिकाल में जीता था, मतलब जंगलों में वास करता था, आदि मानव था, तो उस समय जो है इंसान जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जाता था। फिर वो इंसान जो है एक जगह रहने लगा, एक जगह रुकने लगा, जिससे जो उसने एग्रीकल्चर का उत्पादन करना शुरू कर दिया। अगर उसने एग्रीकल्चर का मतलब कृषि का उत्पादन करना शुरू किया तो फिर जो है उसने जो है कृषि का संग्रहण भी करना शुरू कर दिया। उत्पादन ज़्यादा होने लगा, वो कृषि का संग्रहण करने लगा। अब कृषि का संग्रह हो गया, ज़्यादा हो गई कृषि, तो वो जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने भी लगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होने लगा। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है कृषि को, मतलब अनाज को जो है
फसलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, तो उसके लिए जो है यातायात के साधन भी चाहिए। तो वहाँ पे जो पहिए का आविष्कार किया गया था, उस पहिए की द्वारा ही जो है वो यातायात के साधन बनाए गए। अब यातायात के साधन हो गए, तो यातायात के साधनों के द्वारा अब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर यातायात के साधन बढ़ गए तो संचार भी बढ़ गया, संचार भी प्रयोग में आने लगा। अब संचार प्रयोग में आने लगा तो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों में जो है मेल जोल वो बढ़ने लगा। धीरे धीरे हमने क्या देखा कि इंसान जो है वो आदिवासी था, इंसान आदिवासी था, पर अब इंसान जो है अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसने सारी चीज़ें प्राप्त कर ली, और जो दूरी वो जो है एक लंबे समय में तय करता था, आज आधुनिक समय में चीज़ों का प्रयोग करके जो है वो उस जो लंबे जो दूरी थी, ज़्यादा दूरी थी, वो ज़्यादा समय में तय की जाती थी, उस डिस्टेंस को आज वो कम समय में तय करने लगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप चलती गई, और इंसान जो है उस पर्यावरण की जो सभी जो, चाहे वो मानव निर्मित हो चाहे वो प्राकृतिक हो, उनका उपयोग करके ही जो है अपनी लाइफ को, अपने जीवन को जो है वो सफल सरल बनाता चला गया। अब बात आती है वस्तु विनिमय की। वस्तु विनिमय होता क्या है, जैसे कि अभी हमने देखा था कि वहाँ पे इंसान क्या करता था कि वस्तु के बदले वस्तु लेता था। अब मान लो एक इंसान के पास जो है गेहूं ज़्यादा है, और उसे जो है गेहूं के बदले चावल चाहिए, और फिर वहाँ पे उसको एक ऐसे इंसान की तलाश होती थी कि वो उसकी गेहूं ले ले, और उस इंसान के पास जो एक ऐसे इंसान की तलाश होती थी कि जिसके पास चावल अधिक था और उसे गेहूं की आवश्यकता होती थी। मतलब उसे ऐसे इंसान की ज़रूरत होती थी जिसकी ज़रूरत वो पूरी कर सके और उसकी ज़रूरत उस सामने वाले व्यक्ति से पूरी हो सके। मतलब वस्तुओं का जो अदला बदली है उसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं। फिर बात यहाँ पे आती है परितंत्र। परितंत्र होता क्या है बच्चों? यहाँ पे अगर हम परितंत्र की बात करते हैं कि हमारे पर्यावरण में जितने भी कोई भी अगर व्यक्ति है, व्यक्ति, पादप या फिर जीव जंतु, सभी पूरे ब्रह्मांड में जितना भी प्राणी हैं, जो भी प्राणी हैं वो एक दूसरे के सहयोग से ही जीवन व्यतीत करते हैं, और वो एक दूसरे के सहयोग से पर्यावरण में रासायनिक और जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हम उस प्रक्रिया को परितंत्र कहेंगे। दोबारा से समझेंगे कि प्राणी जाति जो है, प्राणी जाति एक दूसरे के सहयोग से पर्यावरण का जो उपयोग करती है उसको हम परितंत्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने पर्यावरण इस चैप्टर में जो हमने पर्यावरण के बारे में समझने की कोशिश की। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया है तो आप हमारे YouTube चैनल SGS मिलकपुर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालें। थैंक यू।